13 फरवरी 2026 इंदौर, द्वारिकापुरी कॉलोनी, अंकल गली। सुबह से मोहल्ले के लोग बेचैन थे। एक घर में उठती तेज बदबू के कारण उनका जीना मुश्किल हो गया था। ये वो स्मेल नहीं थी जो बंद कमरों से या सड़े खाने से आती है। जो लोग इसे एक बार सूंघ लेते हैं वो जिंदगी भर नहीं भूलते। ये एक डिकम्पोज्ड बॉडी की स्मेल थी। मोहल्ले वालों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस पहुंची। पहली मंजिल पर एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का मंजर देखकर पुलिस के होश उड़ गए। बिस्तर पर एक लड़की की पार्शियली डिकम्पोज्ड बॉडी पड़ी थी। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। बॉडी की डिकम्पोज्ड कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा था कि मौत को 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे केसेस में जनरली विजुअल आइडेंटिफिकेशन भी बहुत मुश्किल होता है। कमरे में बिखरा था खून से सना रुमाल, खून सनी बेडशीट, आधी पकी मैगी, बियर के खाली कैंस और 2 चाकू। पहला चाकू देखकर एफएसएल टीम रुक गई। उसकी ब्लेड मुड़ी हुई थी। इस तरह नहीं कि गिरने से टेढ़ी हो गई हो, बल्कि इस तरह कि किसी ने उसे किसी बॉडी पर इतनी बेरहमी से इस्तेमाल किया कि मेडल झेल नहीं पाया। और पास में दूसरा चाकू, इस पर भी खून। मतलब साफ था, पहला चाकू जब काम का नहीं रहा, हत्यारे ने दूसरा उठाया और बार बार वार किया। फॉरेंसिक टर्मिनोलॉजी में इसे ओवरकिल कहते हैं। मौत हो जाने के बाद भी बार बार वार करना। ये पैटर्न एक हत्यारे में तब आता है जब उसके अंदर सिर्फ गुस्सा नहीं, एक्सट्रीम इमोशनल डिसरेगुलेशन हो। जब रेज इतनी इंटेंस हो कि गुस्सा भी उसे शांत ना कर सके। लेकिन सबसे पहले ये पता लगाना था कि ये मारने वाला आखिर था कौन। बॉडी की आइडेंटिफिकेशन के लिए पैरों में पहने सॉक्स को मार्कर की तरह यूज किया गया। पुलिस ने एक परिवार को बुलाया जिनकी बच्ची गायब थी। जब बॉडी पर मिली वो सॉक्स उस परिवार के मुखिया रमेश को दिखाए गए तो एक पल में उनकी पूरी दुनिया हिल गई। ये उनकी बेटी खुशबू थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर ये रमेश था कौन और वो इस कमरे तक पहुंचा कैसे? अब ये जानने के लिए हमें 3 दिन पीछे जाना होगा। 10 फरवरी 2026। रमेश का दिन बिल्कुल सामान्य था। उनकी बेटी खुशबू 24 साल MBA की स्टूडेंट थी। सुबह उनके साथ घर से निकली थी। आधार कार्ड में कुछ करेक्शंस करवाने थे। रमेश ने उसे कलेक्टर ऑफिस के सामने छोड़ा और अपने काम पर चले गए। शाम तक आ जाएगी यही सोचकर। शाम आई, खुशबू नहीं आई। रात 11 बजे खुशबू की छोटी बहन के फोन पर एक मैसेज आया, पापा से कहना घर लौटूंगी, पर अभी नहीं। रमेश ने खुशबू को कॉल किया, स्विच्ड ऑफ। फिर किया, स्विच्ड ऑफ। सहेलियों को कॉल किया, रिश्तेदारों को कॉल किया, हर उस जगह पूछा जहां खुशबू जा सकती थी। कहीं से कोई खबर नहीं। घर में बेचैनी बढ़ रही थी, लेकिन अभी सबसे बुरा सामने आना बाकी था। उसी रात के 11 बजे खुशबू के कॉलेज के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में अचानक 11 वीडियोस आईं। एक कपल के इंटीमेट मोमेंट्स। लड़के का चेहरा इमोजी से ढका हुआ था, लड़की का चेहरा बिल्कुल साफ। वो लड़की खुशबू थी और ये वीडियोस खुशबू के अपने नंबर से भेजी गई थी। कॉलेज अथॉरिटीज ने तुरंत वीडियोस हटवाई, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। अगले दिन 11 फरवरी की सुबह रमेश को कॉलेज बुलाया गया। जब उन्हें वीडियोस के बारे में बताया गया तो उन्हें एक पल को यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनकी बेटी किसी रिलेशनशिप में है। घर लौटकर जब उन्होंने फैमिली को बताया तब खुशबू की छोटी बहन ने खुलासा किया। खुशबू का बॉयफ्रेंड था, नाम पीयूष धनोटिया, उसी कॉलेज में MBA का स्टूडेंट, क्लासमेट। रमेश पीयूष को जानते थे। वो नोट्स लेने कभी कभी घर आता था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था उन्होंने। अब फैमिली पीयूष को भी कॉल करने लगी। उसका फोन भी स्विच्ड ऑफ था। खुशबू की बहन लगातार ट्राई कर रही थी। तभी एक बार खुशबू के नंबर पर रिंग गई। कॉल रिसीव हुई, लेकिन दूसरी तरफ से खुशबू की आवाज़ नहीं आई। पीयूष बोल रहा था। उसने कहा, थोड़ी देर में खुशबू से बात करवाता हूँ। वो बात कभी नहीं हुई। 11 फरवरी की रात 9:30 बजे रमेश ने बद्रीनाथ थाने में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसी रात पुलिस का एक कांस्टेबल पीयूष के किराए के कमरे तक पहुंचा।
गेट पर ताला। वो मकान मालिक को इन्फॉर्म करने की बात कहकर लौट गया। उसी रात खुशबू के वो इंटीमेट वीडियोस उसके व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसके फैमिली मेंबर्स और व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगे थे, उसी के नंबर से। एक पिता अपनी बेटी को ढूंढ रहा था और एक शख्स उसकी बेटी की इज्जत नोच रहा था, एक ही रात में। सीसीटीवी फुटेज ने एक अहम सुराग दिया। 10 फरवरी दोपहर 3:25 पे पीयूष और खुशबू साथ उस गली में जाते दिखे, लेकिन शाम 7 बजे पीयूष अकेला निकला, कंधे पर बैग, हाथ में 2 मोबाइल फोन्स। खुशबू कहीं नहीं। वो कमरा पीयूष का किराए का कमरा था, द्वारिकापुरी अंकल गली, वही कमरा जहां 13 फरवरी को वो बॉडी मिली थी। पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल टीम बुलाई गई। महिलाओं से जुड़े ऐसे क्राइम्स में जनरली 3 डॉक्टर्स का पैनल होता है और लिमिटेड सैंपल्स लेने का प्रोटोकॉल, बट ये केस एक्सेप्शन था। इसमें डॉक्टर्स ने बॉडी की कंडीशन देखकर खुद ही 12-12 सैंपल्स लिए। पोस्टमार्टम ने कंफर्म किया खुशबू के गले पर स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स थे। हत्यारे ने उसके सीने पर बैठकर तब तक गला दबाया जब तक सांसें थम नहीं गईं। स्ट्रैंगुलेशन मौत का पहला कारण था। उसके बाद आया ओवरकिल, 2 चाकू सीने पर बार बार वार। और फिर पोस्टमार्टम ने एक तीसरी बात कंफर्म की जो इस केस को और भी डिस्टर्बिंग बनाती है। खुशबू का रेप हुआ था और एविडेंस ये सजेस्ट कर रहे थे कि ये एक्ट उसकी मौत से पहले नहीं, उसकी मौत के बाद हुआ था। ये सुनकर हम रुक जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये पीयूष आखिर था कौन और वो यहाँ तक पहुँचा कैसे। अगस्त 2025, पीयूष धनोटिया, उम्र 25 साल, मंदसौर का रहने वाला, MBA में एडमिशन लेकर इंदौर आया। सितंबर में खुशबू से कॉलेज में पहली बार ठीक से मिला। शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी, असाइनमेंट्स में हेल्प, नोट शेयर करना, प्रोजेक्ट्स, क्लासरूम से कैंटीन तक, फिर पर्सनल कॉल्स और फिर लेट नाइट चैट्स। कुछ ही हफ्तों में रिलेशनशिप। बाहर से देखने पर ये एक नॉर्मल लव स्टोरी थी, लेकिन पीयूष के अंदर कुछ और ही पक रहा था। उसने एक दिन कमरे में दिए जलाए, खुशबू के साथ सिंबॉलिक 7 फेरे लिए, उसे मंगलसूत्र पहनाया जैसे उसने अपनी दुनिया में खुशबू को अपनी पत्नी ही मान लिया हो, बिना किसी से पूछे, बिना कुछ ऑफिशियली किए। खुशबू चाहती थी कि पीयूष रिश्ते को ओपनली एक्सेप्ट करे, घर वालों से बात करे। पीयूष इसके लिए तैयार नहीं था। यहीं से टेंशन शुरू हुई और धीरे धीरे पीयूष का नेचर बदलने लगा। उसने खुशबू का फ़ोन एक्सेस ले लिया, कौन मैसेज कर रहा है, किससे बात कर रही है, हर चीज़ उसके लिए एक ट्रिगर बन गई। डिजिटल वॉलेट कंट्रोल करने लगा, पैसे लिए। जब खुशबू ने पासवर्ड चेंज किया तब भी 1800 रुपये ले लिए। एक दिन गुस्से में उसने खुशबू का मोबाइल तोड़ दिया। खुशबू की छोटी बहन ने उसे कई बार समझाया, ये लड़का ठीक नहीं है। जनवरी 2026 में पीयूष के पिता ने उसके फ़ोन में इंटीमेट फोटोज़ देख ली। कन्फ्रंटेशन हुआ। पिता ने दोनों को समझाया कि पहले पढ़ाई करनी चाहिए। खुशबू ने तब तो वादा कर दिया, लेकिन इस पूरे एपिसोड के बाद पीयूष के मन में एक डर का घर बन गया। कहीं खुशबू मुझे छोड़ तो नहीं देगी। जब खुशबू ने उसकी हरकतों से तंग आकर 15 दिनों तक बातें बंद कर दी, कॉल्स नहीं उठाई, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया, तो पीयूष के अंदर ये डर रेज में बदल गया। क्राइम सीन से मिली मेडिकल स्टोर की एक पर्ची ने जांच को नई दिशा दी। पीयूष ने खुशबू से मिलने से पहले मेडिकल स्टोर से सिडनेफिल सिट्रेट की दवाइयां ली और खाई भी। अब ये एविडेंस इसलिए अहम है क्योंकि इससे पता चलता है कि 10 फरवरी का जो दिन था वो प्लान था। वैलेंटाइंस वीक था। पीयूष ने खुशबू को सरप्राइज गिफ्ट का झांसा देकर बुलाया। कमरे पर आते ही उसने खुशबू के लिए मैगी बनाई, आइसक्रीम लाया, नॉर्मल बने रहने की पूरी कोशिश की। फिर उसने सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए इनिशिएट किया। खुशबू ने मना कर दिया, तबीयत ठीक नहीं है ये कहकर। पीयूष के लिए ये एक रिजेक्शन था। एक ऐसे इंसान के लिए जो पहले से दवाइयाँ खाकर आया हो, ये मना करना उसके लिए सहन नहीं हुआ। उसने टोन बदली, बोला पहले आंखों पर पट्टी बांधो, सरप्राइज गिफ्ट देना है। खुशबू मान गई। उसे अंदाजा नहीं था कि यह सरप्राइज नहीं, साजिश है। पीयूष ने पहले आंखों पर पट्टी बांधी, फिर बातों में उलझाकर हाथ पैर बांध दिए।
खुशबू छुड़ाने की कोशिश करती रही। जब उसने शोर मचाना शुरू किया, पीयूष ने उसके मुंह पर कपड़ा ठूस दिया और उसका रेप किया। उसके बाद स्ट्रैंगुलेशन, 2 चाकू, ओवरकिल। फॉरेंसिक फार्माकोलॉजी बताती है कि सिडनेफिल और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन इनहिबिशंस को कम करता है और डिसीजन मेकिंग को सीवियरली इंपेयर करता है। खुशबू के मौत के बाद पीयूष उसकी बॉडी के पास बैठकर शराब पीता रहा और जो उसके बाद हुआ उसके लिए फॉरेंसिक साइकोलॉजी में एक स्पेसिफिक टर्म है, सिचुएशनल नेक्रोफिलिया। किसी परमानेंट अट्रैक्शन की वजह से नहीं, बल्कि एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्टेट की वजह से। रिसर्च कहती है कि इसके पीछे एक ही मोटिव होता है, अनरेजिस्टिंग पार्टनर। जिंदा खुशबू ने नहीं कहा था, मरी हुई खुशबू नहीं कह सकती थी। अब आते हैं डिजिटल एविडेंस पर। हत्या के बाद पीयूष ने कपड़े बदले, खुशबू का फोन उठाया, कमरे को बाहर से लॉक किया, रात को सरावटे बस स्टैंड पहुंचा, एक नया सिम कार्ड भी खरीदा। उसी रात उसने खुशबू के फोन से वो वीडियोस जो उसने खुद रिकॉर्ड की थी एडिट की। सिर्फ अपना चेहरा इमोजी से छुपाया, खुशबू का चेहरा साफ छोड़ दिया और कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दिया। अगले दिन वही वीडियोस फैमिली मेंबर्स को व्हाट्सएप स्टेटस पर हर जगह डाली गईं, सब खुशबू के नंबर से। डिजिटल फॉरेंसिक्स ने कंफर्म किया कि पीयूष के सारे एक्शंस इम्पल्सिव नहीं थे, बल्कि कैलकुलेटेड थे। खुशबू की मौत के बाद भी उसने बहुत ही सिस्टमैटिकली उसकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों नंबर्स को कंटिन्यूअस सर्वेलेंस पे रखा। जब पीयूष ने खुशबू का फोन ऑन किया, लोकेशन ट्रेस हुई, गोवा, पनवेल और आखिर में मुंबई अंधेरी। 15 फरवरी की सुबह एमपी पुलिस ने मुंबई पुलिस की मदद से प्लेन क्लोथ्स में उसे घेरा। पीयूष को लगा लुटेरे आ रहे हैं। वो खुद पुलिस स्टेशन की तरफ भागा, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बैग से एक हाथ से लिखा हुआ लेटर मिला, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया, क्या प्यार करना गलत है? यूट्यूब सर्च हिस्ट्री में था, आत्मा से कैसे कांटेक्ट करें। कैमरा के सामने उसका रवैया था, छोड़ो जो हो गया सो हो गया, जेल में रहकर पढ़ाई करूंगा और आराम से बाहर आ जाऊंगा। बिना किसी शिकन के वो पुलिस के साथ क्राइम सीन पर भी गया और एक एक डिटेल देते हुए क्राइम को रिक्रिएट किया। लेकिन इस बात का जवाब रह गया कि उसने ऐसा किया क्यों। इसका जवाब मिला फॉरेंसिक साइकोलॉजी में। ये कोई मॉन्स्टर की कहानी नहीं है, ये उन फ्लॉज की कहानी है जो हम सब के अंदर छोटे छोटे फॉर्म्स में होता है, जैसे जेलेसी, ईगो, कंट्रोल और पॉजेसिवनेस। बस इसमें डिफरेंस क्या था कि इस केस में वो आपे के बाहर आ गया। ये पीयूष का पहला रिलेशनशिप था, पहली बार घर से निकला था। इमोशनली वो ऐसी इमैच्योर स्टेज पर था जहां अटैचमेंट बहुत तेजी से ऑब्सेशन बन गया। रिसर्च कहती है 40 to 60% इंटीमेट पार्टनर किलिंग्स में जेलिसी और ब्रेकअप का डर सबसे बड़ा ट्रिगर होता है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में इसे रिजेक्शन रेट कहते हैं। फोन मॉनिटरिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल, फिजिकल अग्रेशन, फोन तोड़ना, इमोशनल ब्लैकमेल और आइसोलेशन। ये क्यूट नहीं था, ये रेड फ्लैग था। खुशबू की छोटी बहन ने भी उसे कई बार समझाया था, एक्सट्रीम वायलेंस कभी अचानक नहीं होता, उसके पहले हमेशा सिग्नल्स होते हैं। जब कोई आपका फोन चेक करे, वो केयर नहीं, कंट्रोल है। जब कोई नहीं सुनकर हर्ट नहीं, हॉस्टाइल हो जाए, वो लव नहीं, ओनरशिप है। जब अपनी बात कहने से पहले आपको ये सोचना पड़े कि सामने वाला रिएक्ट कैसे करेगा, वो रिलेशनशिप नहीं, वो डर है। प्यार कभी पनिशमेंट नहीं होता, प्यार कभी ओनरशिप नहीं होता। अगर आप ऐसे किसी रिश्ते में हैं तो प्लीज़ चुप मत रहिए। साइलेंस हमेशा सिचुएशन को और ख़राब करता है, कंट्रोल की पकड़ और मजबूत करता है। और ऐसे इंटरेस्टिंग केसेस के लिए क्राइम कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप कोई केस जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।